हेलो बच्चों। तो आज है हमारा सॉल्यूशन एमसीक्यू प्रैक्टिस फॉर बीएससी नर्सिंग एंड पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए। जो आज का हमारा वीडियो का पार्ट रहेगा पार्ट 5। चलिए शुरू करते हैं आपके अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ में। क्वेश्चन है हमारा 93 कि ए सॉल्यूशन कंटेन्स 10 ग्राम यूरिया इन 500 ग्राम ऑफ वाटर, व्हाट इज द मोलेलिटी। आपसे पूछी गई है मोलेलिटी। तो आपको क्या पता होना चाहिए? आपको मोलेलिटी का फार्मूला पता होना चाहिए। सबसे पहले तो मोलेलिटी को स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका फार्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। ये इसका फार्मूला होता है। और अगर सॉल्वेंट की अमाउंट किलोग्राम में ना देकर किस में दी गई हो, ग्राम में दी गई हो, इससे हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? देखो, नंबर ऑफ मोल्स किसे निकालते हैं? गिवन मास डिवाइड में मोलर मास। और किसी के पैरों के नीचे अगर मैं 2 लगा दूं तो क्या लिखता हूं मैं? इसका मतलब है कि मैं वो सॉल्यूट रिप्रेजेंट कर रहा हूं। और अगर मैं किसी के पैरों के नीचे 1 लगा दूं तो इसका मतलब है मैं सॉल्वेंट रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो ये नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला हो गया, मल्टीप्लाई में 1 अपॉन में किलोग्राम में सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट को मैं W1 से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ठीक है। और ये मैं मान लेता हूं कि ये ग्राम के अंदर है, और अगर ये ग्राम के अंदर है तो मल्टीप्लाई में 1000 लिखना पड़ेगा। ये लगा दिया। अब मोलेलिटी कितनी आ जाएगी? देखो W2 की वैल्यू देखो, यानी गिवन मास ऑफ सॉल्यूट देखो। सॉल्यूट उसने कितना दिया है? 10 ग्राम यूरिया दे रखा है, और यूरिया हमारा क्या है? सॉल्यूट है। तो ये तो हो गया W2 की वैल्यू, यानी गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। और इसको मैं रिप्रेजेंट कैसे कर रहा हूँ? तो किसी के पैरों के नीचे अगर मैं 2 लगा रहा हूँ, इसका मतलब है कि मैं सॉल्यूट के बारे में बात कर रहा हूँ। और अगर किसी के पैरों के नीचे मैं 1 लगा रहा हूँ, इसका मतलब है मैं सॉल्वेंट के बारे में बात कर रहा हूँ। अभी तक हमने इतने सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करे हैं, सभी में यही बातें मैंने बताई हैं। तो W2 की वैल्यू है 10 ग्राम, मैंने 10 ग्राम पुट कर दी, डिवाइड में मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। अब यूरिया का मोलर मास कैसे निकालोगे? तो आपको इसका सबसे पहले फार्मूला पता होना चाहिए। यूरिया का फार्मूला होता है NH2CO। ये इसका फार्मूला होता है। मोलर मास कैलकुलेट कर लो। तो देखो, नाइट्रोजन का कितना होता है? 14 मास होता है। हाइड्रोजन का 1 का 1 होता है, 2 का 2 हो जाएगा। प्लस में कार्बन का कितना होता है? 12 होता है। प्लस में ऑक्सीजन का फिर से 16 हो जाएगा। प्लस में नाइट्रोजन का 14। प्लस में हाइड्रोजन 2 है तो 2 हो जाएगा। जब आप इन सभी को जोड़ोगे, इसका मोलर मास निकल के आएगा 60। ठीक है, आप जोड़ के देख लेना। यहाँ पे मोलर मास हो गया 60, मल्टीप्लाई में 1 अपॉन में W1 क्या है? यानी गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट इसमें दे रखा है, देखो 500 ग्राम, ग्राम में है ना, इसीलिए मैंने 1000 मल्टीप्लाई किया था। तो 500 ग्राम में यहाँ पे लिख दूंगा और मल्टीप्लाई में 1000। अब देखो, ये तो किस पे कट गया? ये तो 2 पे कट गया, है ना। और 1 0 से 1 0 ये कट गई, तो बचा क्या? ये बच गया 2 अपॉन में 6, है ना। तो सॉल्व कर लेते हैं। 2 3 6, मतलब 1 अपॉन में 3। तो सॉल्व करो। देखो, नहीं चलेगी तो 0 पॉइंट क्या हो जाएगा? 3 3 9, है ना। 0.3 के समथिंग देख लो कौन सा दिख रहा है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में कि ए सॉल्यूशन दैट ओबेज रोल्स लॉ ओवर द एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन इज कॉल्ड। कहता है कि रोल्स लॉ को फॉलो करने वाले कौन कौन से होंगे यहाँ पे? क्या वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन होंगे? नॉन आइडियल सॉल्यूशन तो वो होते हैं जो रोल्स लॉ को फॉलो ही नहीं करते हैं, तो ये तो होगा नहीं। नेक्स्ट है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन कौन से होते हैं? जब और अधिक मात्रा सॉल्यूट की घुलनी बंद कर दे। okay? अगर आप मान के चलो पानी है आपके पास में, पानी के अंदर चीनी डाल रहे हो, थोड़े समय तक तो वो घुलती रहेगी, एक समय ऐसा आएगा जब वो घुलनी बंद कर देगी। उस सॉल्यूशन को कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ये भी नहीं होगा, क्योंकि रोल्स लॉ को कौन फॉलो करते हैं? रोल्स लॉ को फॉलो करते हैं आइडियल सॉल्यूशन। ऑप्शन डी हमारा ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में कि इफ द डिसोल्यूशन प्रोसेस ऑफ ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज एक्सोथर्मिक। ठीक है, यहाँ पे ये डेल एच सॉल्यूशन दे रखी है भाई, डेल एच ऑफ सॉल्यूशन ये दे रखी है लेसर देन जीरो। का मतलब लेसर देन जीरो का मतलब है कि डेल एच ऑफ सॉल्यूशन यानी एंथैल्पी चेंज वैल्यू कितनी दे रखी है? नेगेटिव में दे रखी है। और नेगेटिव का मतलब ही क्या है कि प्रोसेस कैसी है? एक्सोथर्मिक। और एक्सोथर्मिक का मतलब क्या होता है कि हीट क्या निकल रही है? बाहर निकल रही है, हीट बाहर निकल रही है, इसका मतलब ये होता है। वट विल बी द चेंज इन द सॉल्युबिलिटी विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो अब कहता है कि सॉल्युबिलिटी के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा जब मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा। तो यहाँ पे अब हमारा 11th का कंसेप्ट यूज हो रहा है, जो कि ली चैटलर ने बताया था। ली चैटलर नाम का एक साइंटिस्ट था, उसने कहा था कि अगर आप टेम्परेचर को बढ़ा रहे हो ना, टेम्परेचर को बढ़ा रहे हो, तो इक्विलिब्रियम जो होता है हमारा, वो बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाता है। बैकवर्ड यानी उल्टी डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाता है। सिंपल वर्ड्स में अगर हम समझें, अगर आप टेम्परेचर चेंज कर रहे हो तो जो हमारी रिएक्शन है वो उल्टी चलने लग जाएगी। तो यहाँ पे क्या है? डिसोल्यूशन हो रहा है, यानी कोई चीज घुल रही है, ठीक है। और घुलते हुए क्या हो रही है? हीट बाहर निकल रही है, और फिर भी आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जो डिसोल्यूशन हो रहा है वो घुलना बंद कर देगा।
इसका मतलब डिसोल्यूशन क्या हो जाएगा, डिसोल्यूशन डिक्रीज हो जाएगा। बात है ना, कि पहले तो वो घुल रहा था, प्रोसेस एक्सोथर्मिक थी, हीट पहले ही बाहर निकल रही थी। अब आप टेम्परेचर और भी बढ़ा रहे हैं, तो जो रिएक्शन है वो अब घुलेगी नहीं, वो क्या हो जाएगी, वो बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा कि डिक्रीज हो जाएगा डिसोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सॉल्यूशन हैविंग द सेम ऑस्मोटिक प्रेशर आर कॉल्ड। कहता है कि ऐसा सॉल्यूशन जिसका सेम ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, तो ऐसे कौन से सॉल्यूशन होते हैं, ऐसे होते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया आइसोटोनिक सॉल्यूशन। यहाँ पे एक और वर्ड होता है भाई, देखो अगर मान लेते हैं कि मेरे पास में दो सॉल्यूशन, सॉल्यूशन वन एंड पहले सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर पाई वन है, दूसरे वाले का पाई टू है। तो अगर ये दोनों बराबर हो जाएं तो ये तो कौन से हो गए, आइसोटोनिक सॉल्यूशन हो गए। लेकिन अगर पहले वाले का ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा हो जाए एज कम्पेयर टू दूसरे वाले से, तो जिसका ज्यादा होता है ना, उस सॉल्यूशन को कहा जाता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक। और जिसका कम होता है ना, उसे कहा जाता है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो ये बात आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में कि इफ 200 ml एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ 10 ग्राम NaOH इज प्रिपेयर्ड। इसका मतलब ये 200 ml तो मुझे क्या दे दिया, वॉल्यूम दे दिया, कितना 200 ml दे दिया, और 10 ग्राम NaOH दे दिया। और NaOH क्या होता है, हमारा सॉल्यूट होता है, यानी गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कितनी दे दी, देखो 2 से रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं सॉल्यूट को, तो 10 ग्राम मुझे दे दी है। और अगर आप यहाँ पे मोलर मास निकालेंगे सॉल्यूट का, तो NaOH का कैसे निकलेगा मोलर मास, सोडियम का तो 23 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, प्लस में हाइड्रोजन का 1 होता है। इनको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। इसका मतलब मोलर मास कितना आ गया, 40 ग्राम आ गया। फाइंड द मोलैरिटी ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन। आपसे पूछा क्या गया है, मोलैरिटी। और मोलैरिटी का फार्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन होता है। लेकिन अगर मैं ml में लेके चल रहा हूं तो मल्टीप्लाई में क्या करना पड़ेगा, 1000। N2 का फार्मूला क्या होता है, गिवन मास बाय मोलर मास, मल्टीप्लाई में 1 में वॉल्यूम, ml के अंदर है तो मल्टीप्लाई में 1000 कर दो। सभी वैल्यूज गिवन है, वैल्यूज पुट कर दो, कितनी आ जाएंगी, देखो W2 की वैल्यू कितनी है, 10 है, डिवाइड में M2 की वैल्यू कितनी है, 40 है, मल्टीप्लाई में 1 में वॉल्यूम की वैल्यू कितनी है, वॉल्यूम देखो 200 दे रखी है, और मल्टीप्लाई में 1000 हो जाएगा। ये कितने पे कट जाएगा, देखो ये तो 5 पे कट गया, 2 पंजे 10, 5 पे कट गया। और ये कितने पे, देखो ये 0 से 0 कट गई, बचा कितना, ऊपर 5 बच गया, नीचे 4 बच गया। पोलैरिटी आ गई, ऊपर 5 नीचे 4, काट दो, देखो 4 एकम 4 पॉइंट, और कितना बचेगा, 1 बचेगा, नहीं चला तो 4 दूनी 8। तो 1.2 के अप्रॉक्स देख लो कौन सा दिख रहा है मुझे, देखो ऑप्शन नंबर ए ही मुझे दिख रहा है, ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास में कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, कि इनमें से कौन सी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। तो कॉलिगेटिव जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो हमारी 4 ही होती हैं। सबसे पहली होती है रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर, दूसरी होती है हमारी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, तीसरी होती है हमारी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और चौथी होती है हमारी ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर। ये चार हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती हैं। तो देख लो इनमें से क्या पूछे उसने, नहीं है, नहीं वाली देख लो। सबसे पहले देखो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ये तो होती है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट भी होती है, ऑस्मोटिक प्रेशर भी होती है, लेकिन इंक्रीज इन वेपर प्रेशर नहीं होती है। तो ये ऑप्शन हो जाएगा हमारा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में, फॉर ए मिक्सचर ऑफ वॉलेटाइल लिक्विड्स ए एंड बी, हमें मिक्सचर दे दिया, वॉलेटाइल लिक्विड है और ये, ठीक है, वॉलेटाइल लिक्विड ए है और लिक्विड बी, डेल एच एंड डेल वी आर पॉजिटिव। कहता है कि जो डेल एच की वैल्यू है वो भी पॉजिटिव में है, यानी 0 से ज़्यादा है, और जो डेल वी की वैल्यू है वो भी 0 से ज़्यादा है। द मिक्सचर विल शो, तो ये कौन सा मिक्सचर होगा, देखो आइडियल बिहेवियर के लिए तो डेल एच और डेल वी की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, दोनों की वैल्यू कितनी होती है इनकी, आइडियल बिहेवियर के लिए तो 0 होती है। पॉजिटिव डेविएशन के लिए क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे दोनों की ही वैल्यू क्या है, ज़्यादा है, 0 से ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये कौन से हो जाएंगे, पॉजिटिव डेविएशन के अंतर्गत आ जाएंगे। नेगेटिव डेविएशन में क्या होता, नेगेटिव डेविएशन में इनकी वैल्यू कम होती है, जीरो से क्या होती है, कम होती है। ये तो हो जाएंगे नेगेटिव डेविएशन के लिए, लेकिन अगर ज़्यादा कह रहा है तो ये पॉजिटिव डेविएशन के लिए हो जाएंगे। ये हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि उसने ज़्यादा के लिए पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में कि ए नॉन आइडियल सॉल्यूशन इज फॉर्म्ड बाय मिक्सिंग 30 ml क्लोरोफॉर्म, 30 ml तो कह रहा है क्लोरोफॉर्म के पास में CH3 है, और 50 ml है एसीटोन, 50 ml है एसीटोन।
अब इनको मिक्स कर रहे हैं, लेकिन ये सॉल्यूशन कैसा है, नॉन आइडियल। देखो वो पहले ही क्या रहा है, नॉन आइडियल। लेकिन समस्या ये है कि नॉन आइडियल भी हमारे पास में दो टाइप के सॉल्यूशन होते थे, एक तो पॉजिटिव डेविएशन और दूसरा नेगेटिव डेविएशन, है ना। अब मुझे पता है इसने क्या पूछा है, वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर पूछा है। तो अगर नॉन आइडियल में अगर पॉजिटिव होगा तो चेंज इन वॉल्यूम क्या होगा, चेंज इन वॉल्यूम ज्यादा होना चाहिए जीरो से। और अगर ये नेगेटिव होगा तो चेंज इन वॉल्यूम क्या होना चाहिए, जीरो से कम होना चाहिए, है ना। तो अब ये समझो कि क्लोरोफॉर्म और एसीटोन का मिक्सचर कौन से डेविएशन के अंतर्गत आता है, क्या ये नेगेटिव डेविएशन का एग्जाम्पल है या पॉजिटिव डेविएशन का एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे आपने ध्यान रखना है, देखो जब भी पॉजिटिव डेविएशन के एग्जाम्पल होते तो उनमें आपने एक तो वर्ड देखना है एल्कोहल। अगर आपको एल्कोहल दिखता है तो पॉजिटिव डेविएशन है। दूसरा इथर प्लस बेंजीन देख लेना है, इथर प्लस बेंजीन अगर ये दिखता है आपको तो भी वो पॉजिटिव के अंतर्गत आएगा। लेकिन नेगेटिव में आप क्या देखेंगे, नेगेटिव में आप देखेंगे एक तो आपको एसिड प्लस वाटर दिख जाए, क्या यहाँ पे एसिड प्लस वाटर है। दूसरा एसिड प्लस बेस दिख जाए, क्या यहाँ पे एसिड प्लस बेस है, नहीं है। तीसरा आपको क्लोरोफॉर्म और एसीटोन दिख जाए, क्लोरोफॉर्म और एसीटोन। तो यहाँ पे क्लोरोफॉर्म और एसीटोन दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। इसका मतलब ये कौन सा डेविएशन है हमारे पास में, नेगेटिव डेविएशन का एग्जाम्पल है ना। और नेगेटिव डेविएशन का एग्जाम्पल है तो वॉल्यूम कम होगा जीरो से, यानी मिक्सचर क्या होगा, मिक्सचर की जो वॉल्यूम आएगी ना, चेंज इन वॉल्यूम आएगा वो इनके मिक्सचर से कम आएगा। तो होना क्या चाहिए, इन दोनों को मिक्स करना चाहिए तो वॉल्यूम होना चाहिए 80 ml, लेकिन होगा क्या 80 ml से कम होगा, है ना। कम होगा तो यहाँ पे कम वाला सिंबल देख लो कौन सा है, देखो ये रहा ऑप्शन नंबर बी, कम होगा। 80 ml से क्या मिलेगा आपको, कम मिलेगा, क्योंकि नेगेटिव डेविएशन में आ रहा है। अगर पॉजिटिव में आता तो 80 ml से ज्यादा मिलता, ठीक है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। इनमें से कहता है कि इनमें से किसको हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के अकॉर्डिंग सेपरेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले समझो कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होता क्या है। तो मान लीजिए कि मेरे पास में लिक्विड मिक्सचर है, मेरे पास में लिक्विड मिक्सचर हैं, दो लिक्विड ए और बी, दोनों लिक्विड मैंने मिक्स कर लिए हैं। अब अगर इसका बॉइलिंग पॉइंट कुछ होगा, मान लेते हैं 100 डिग्री सेल्सियस है, इसका मान लेते हैं 200 डिग्री सेल्सियस है। तो अगर मैं इनको गर्म करूंगा तो इनके बॉइलिंग पॉइंट के आधार पे इन दोनों को मैं सेपरेट आउट कर सकता हूँ। ये तो 100 डिग्री पे बॉइल कर जाएगा, 200 डिग्री पे बॉइल कर जाएगा, तो बॉइलिंग पॉइंट के आधार पे इनको सेपरेट कर सकता हूँ। तो वही होता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, यानी द सेपरेशन ऑफ लिक्विड मिक्सचर अकॉर्डिंग टू देयर बॉइलिंग पॉइंट। अब समस्या ये है कि इनमें से हम मतलब किनको सेपरेट आउट कर सकते हैं, इसने यही पूछा है। तो देखो बेंजीन और टोल्यूइन तो हमारे पास में किसका एग्जाम्पल है, आइडियल सॉल्यूशन का है। कैसे पता चला, क्योंकि आइडियल सॉल्यूशन के एग्जाम्पल में सेम सेम की ट्यूनिंग आती है। ये हो गया। यहाँ देखो आगे में, अगले वाले में क्या है, वाटर प्लस में इथेनॉल यानी अल्कोहल है। और मैंने कहा था कि अगर अल्कोहल कहीं दिख जाए तो वो कौन सा डेविएशन होता है, पॉजिटिव डेविएशन, यानी नॉन आइडियल सॉल्यूशन में पॉजिटिव डेविएशन होगा। और ये देखो आगे वाले में क्या है, वाटर है प्लस में एसिड, HNO3 क्या है, एसिड है। और अगले वाले में देखो वाटर प्लस में HCl, ये भी एसिड है। तो वाटर और एसिड अगर आपको कहीं पे दिख जाए तो वो किसके एग्जाम्पल होते हैं, देखो मैंने बताया था ना, वाटर प्लस एसिड दिख जाए तो वो नेगेटिव डेविएशन के एग्जाम्पल होते हैं। ये हो गया नेगेटिव डेविएशन का एग्जाम्पल। अब यहाँ पे क्या होगा, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन किसको हम कर सकते हैं, इसको सेपरेट कर सकते हैं। तो आपने एक टर्म पढ़ी होगी एजियोट्रोपिक मिक्सचर, एजियोट्रोपिक मिक्सचर की। एजियोट्रोपिक मिक्सचर कौन से होते हैं, ऐसे लिक्विड मिक्सचर जो सेम टेम्परेचर पे क्या करते हैं, बॉईल करते हैं। ऐसे लिक्विड मिक्सचर सेम टेम्परेचर पे क्या करेंगे, बॉईल करेंगे। अब अगर सेम टेम्परेचर पे बॉईल करेंगे तो क्या वो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के अकॉर्डिंग हम सेपरेट आउट कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं कर सकते उनको, तो क्योंकि एजियोट्रोपिक मिक्सचर सेम टेम्परेचर पे बॉईल करते हैं। और एजियोट्रोपिक मिक्सचर बनाए किसके द्वारा जाते हैं, ये बनाए जाते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन के द्वारा। और नॉन आइडियल सॉल्यूशन कितने टाइप के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं। तो यहाँ पे जो पॉजिटिव और नेगेटिव या नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो होंगे ना, उनको हम सेपरेट आउट नहीं कर सकते, तो एजियोट्रोपिक मिक्सचर बना लेते हैं। और बाकी के जो हैं आइडियल सॉल्यूशन ही बचता है, उसको हम सेपरेट आउट कर सकते हैं क्योंकि वो एजियोट्रोपिक मिक्सचर नहीं बनाते हैं। तो देखो क्वेश्चन कितना घुमा रखा है ना। तो यहाँ पे आइडियल सॉल्यूशन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, यानी बेंजीन प्लस टोल्यूइन को हम सेपरेट आउट कर सकते हैं। लेकिन ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन वाले नॉन आइडियल सॉल्यूशन है और ये एजियोट्रोपिक मिक्सचर बना लेते हैं एक स्पेसिफिक कंपोजिशन के ऊपर, इसीलिए हम इनको सेपरेट आउट नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में कि ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन अलाउज पासेज ऑफ। तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन किसको पास कर सकती है, तो आपने ध्यान रखना है केवल ओनली सॉल्वेंट पार्टिकल को ये पास आउट देती है अपने अंदर, ठीक है।
तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, डीसैलिनेशन ऑफ सी वाटर कैन बी डन, कि जो समुद्र में जो नमक वाला पानी होता है उसको हम प्यूरिफाई कैसे कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे बताते हैं तो हम प्यूरिफाई कर सकते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस के द्वारा। देखो होती क्या है रिवर्स ऑस्मोसिस, पहले आपको यहाँ पे एक कंसेप्ट समझाता हूँ। तो मान के चलते हैं मेरे पास में कुछ इस तरीके का कोई इंस्ट्रूमेंट है, इस तरीके से मैंने, ठीक है। अब मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पे मैंने सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा दी। ये क्या लगा दी मैंने, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन यानी एसपीएम मेम्ब्रेन लगा दी। ये क्या लगा दी मैंने, एसपीएम मेम्ब्रेन लगा दी। और यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कि मैंने यहाँ पे प्योर सॉल्वेंट भर दिया, ये मैंने भर दिया प्योर सॉल्वेंट। और यहाँ पे मैंने मान लेता हूँ कि यहाँ पे मैंने सॉल्यूशन भर दिया, ये मैंने भर दिया सॉल्यूशन, ठीक है। अब होता क्या है, अब यहाँ पे ये जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है ना, इसमें नॉर्मल वे में क्या होता है, ये जो सॉल्वेंट पार्टिकल है ना, ये किसकी तरफ मूवमेंट करते हैं, इस सॉल्यूशन की तरफ मूवमेंट करते हैं। और जब प्योर सॉल्वेंट सॉल्यूशन की तरफ मूवमेंट करता है तो इस प्रोसेस को कहा जाता है ऑस्मोसिस, इसे हम ऑस्मोसिस कहते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, सॉल्यूशन साइड कुछ प्रेशर लगाना शुरू कर देता हूँ। जब मैं प्रेशर लगाता हूँ तो मान लीजिए मैंने यहाँ तक प्रेशर लगा दिया। अब जब मैं प्रेशर लगा देता हूँ तो मैं इतना प्रेशर लगाता हूँ कि ये जो मूवमेंट हो रही थी ना सॉल्वेंट की सॉल्यूशन की साइड, ये क्या हो जाए, ये रुक जाए। तो ये जो मैं प्रेशर लगा रहा हूँ जिससे ऑस्मोसिस प्रोसेस रुक जाती है, उस प्रेशर को कहा जाता है ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर कि ये वो प्रेशर होता है जब हम इसको अप्लाई करते हैं सॉल्यूशन की तरफ, तो जो ये ऑस्मोसिस हो रही थी यानी सॉल्वेंट पार्टिकल सॉल्यूशन की तरफ आ रहे थे, ये क्या हो जाते हैं, रुक जाते हैं। ये तो हो गया ऑस्मोटिक प्रेशर। अब अगर मैं क्या करूं, अब मैं ये ऑस्मोटिक प्रेशर और ज्यादा लगा देता। अब अगर मैं यहां तक ऑस्मोटिक प्रेशर लगा देता तो अब सॉल्यूशन में भी तो दो चीजें होती हैं, एक तो सॉल्यूट होता है और दूसरा सॉल्वेंट होता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट होता है। तो अब यहाँ पे ये जो एसपीएम है ये क्या करेगी, ये जो सॉल्यूशन वाला जो क्या था सॉल्वेंट पार्टिकल है यहाँ पे, वो किस तरफ मूवमेंट करने लग जाएंगे, प्योर सॉल्वेंट की तरफ मूवमेंट करने लग जाएंगे। तो ये तो उल्टी प्रोसेस होने लगी। देखो ऑस्मोसिस तो ये थी कि जब सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ जा रहा था, लेकिन ज्यादा प्रेशर होने के कारण अब सॉल्यूशन में जो सॉल्वेंट थे वो किस तरफ जाने लगे, प्योर सॉल्वेंट की तरफ जाने लगे। तो इसे मैं क्या कह दूंगा, इस प्रोसेस को मैं कह दूंगा रिवर्स ऑस्मोसिस, रिवर्स ऑस्मोसिस। तो जब ये रिवर्स ऑस्मोसिस चलेगी तो यहाँ पे क्या होगा, जो दूसरे जो सॉल्यूट पार्टिकल है वो तो यहीं पे रह जाएंगे, लेकिन सॉल्वेंट पार्टिकल सारे के सारे प्योर सॉल्वेंट की तरफ चले जाएंगे। तो यही विधि हमारे सैलिनेशन में जाती है। यानी मान के चलो कि यहाँ पे सॉल्यूट क्या था, सॉल्यूट मान लेते हैं नमक था, और बाकी का प्योर सॉल्वेंट क्या था, मेरे पास पानी था यहाँ पे। अब जब मैंने ज्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर लगाया तो सारा जो पानी था वो तो इस तरफ चला जाएगा, बचेगा क्या, यहाँ पे नमक बच जाएगा, बचेगा क्या, नमक। तो यही विधि किसके द्वारा प्रयोग में लाई जाती है, रिवर्स ऑस्मोसिस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में कि ए प्रेशर कुकर रिड्यूसेस कुकिंग टाइम बिकॉज, कि जो प्रेशर कुकर होता है वो कुकिंग टाइम क्या कर देता है, क्यों घटा देता है, आखिर ऐसा क्या हो जाता है। देखो मान के चलो कि मेरे पास में क्या है, एक कुकर, ठीक है। अब होता क्या है इसके अंदर, देखो इसके अंदर मैं थोड़ा सा पानी भरता हूँ, है ना, कोई भी चीज सब्जी जैसे आलू वगैरह उबालने के लिए थोड़ा सा तो पानी भरा जाता है और बाद में इसमें आलू रख दिए जाते हैं, है ना। तो मेन मुझे पता है कि जो हमारा वाटर होता है ना, वो बॉईल करना शुरू करता है 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, इतने के ऊपर क्या करता है, बॉईल करना शुरू कर देता है। लेकिन अब जब मैंने इसको गैस पे रखा है तो यहाँ पे जैसे जैसे ये गर्म होगा इसके थोड़े थोड़े वेपर्स बनेंगे, है ना। लेकिन जो वेपर्स बनेंगे ना वो बाहर नहीं निकल, प्रेशर कुकर से बाहर नहीं निकल पाएंगे, जिसके कारण इसका वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, वेपर प्रेशर बढ़ जाता है। और वेपर प्रेशर बढ़ने के कारण इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो भी बढ़ जाता है, पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, बॉइलिंग पॉइंट वो भी क्या होता है, वो भी बढ़ जाता है। अब वेपर प्रेशर बढ़ा, वेपर प्रेशर बढ़ने के कारण इसका बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ गया। तो अब जब ये बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा है तो पहले तो ये 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉइल कर रहा था, अब ये मान के चलो कि अब ये 110 डिग्री सेल्सियस या 120 डिग्री सेल्सियस पे बॉइल करेगा। तो अब इसको क्या चाहिए, इसको ज्यादा ताप चाहिए है ना। तो ज्यादा गर्म पानी पे ये ज्यादा बॉइल कर रहा है, इतने ज्यादा टेम्परेचर इसका बढ़ गया। यहाँ पे क्या होगा, ज्यादा टेम्परेचर बढ़ने के कारण सब्जी जो होती है हमारी जल्दी पक जाती है यहाँ पे। तो कॉमन वर्ड्स में अगर मैं तुम्हें समझाऊं तो यहाँ पे क्या होता है, वेपर्स निकल नहीं पाते हैं, जो भाप बनती है, तो वेपर प्रेशर बढ़ता है, जिसके कारण बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है हमारा। और बॉइलिंग पॉइंट जब पानी का बढ़ता है यानी अब वो बॉइल करेगा इतने तापमान के ऊपर, तब तक क्या हो जाती है हमारी सब्जी तैयार हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इंक्रीज,
कि इस केस के अंदर बॉइलिंग पॉइंट हमारा क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर डिक्रीजेस। तो बॉइलिंग पॉइंट है पानी का, वो क्या हो रहा है, घट रहा है एट हाई एल्टीट्यूड्स। तो हाई एल्टीट्यूड्स के ऊपर क्या होता है भाई, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लो होना शुरू हो जाता है। सीधी सी बात है, बताया था ना कि हाई एल्टीट्यूड जो होते हैं, पर्वतारोही होते हैं या फिर जो होते हैं पहाड़ों के ऊपर जो मनुष्य रहते हैं, उनमें क्या होती है, बाहर की तरफ क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लो होता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर लो होता है, जिसके कारण वो अच्छे से मतलब सांस नहीं ले पाते, ऑक्सीजन की कमी होती है, और इसीलिए वहां पे क्या होती है, सोचने समझने की क्षमता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, जो मेंटल वीकनेस आ जाती है, ठीक है, बुद्धि पे फर्क पड़ता है, कमजोरी आ जाती है। तो इन्हीं सभी बीमारियों को हम क्या कहते थे, एनोक्सिया कहते थे, अगर आपको याद हो तो हमने हेनरी लॉ के अंदर पढ़ा था। ठीक है, तो यहाँ पे होता क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर क्यों कम हो जाता है, क्योंकि वहां का एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हो जाता है, लो हो जाता है। ठीक है, तो ये बात आपने ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में कि द नॉर्मेलिटी ऑफ 0.3 मोलर फॉस्फोरस एसिड, यानी H3PO3 की आपने क्या निकालनी है, नॉर्मेलिटी निकालनी। तो नॉर्मेलिटी निकालने का हमारे पास में फार्मूला होता है मोलैरिटी, मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर, ये हमारे पास में फार्मूला होता है। अब यहाँ पे सबसे पहले आप पता करो कि H3PO3 के लिए एन फैक्टर की वैल्यू क्या होती है। तो यहाँ पे मैंने आपको एक तरीका बताया था, देखो तीन होते हैं हमारे पास में, एक होता है H3PO4, एक होता है H3PO3 और एक होता है H3PO। तो इनकी क्या होती है, ये थोड़े एक्सेप्शन केस हैं। यहाँ पे हम एन फैक्टर की वैल्यू इन हाइड्रोजन को देख के नहीं बता, जैसे H3PO3 में तो मैं बता दूंगा कि एन फैक्टर की वैल्यू 3 हो, लेकिन H3PO3 के केस में एन फैक्टर की वैल्यू 2 होती है, और इस वाले के केस में तो एन फैक्टर की वैल्यू 1 ही होती है। तो ऐसा क्यों कह रहे हो सर आप कहेंगे, है ना। तो यहाँ पे इनका स्ट्रक्चर बना के देख लो भाई, देखो इस तरीके से H3PO4 का स्ट्रक्चर बन जाएगा, OH, OH और OH। तो यहाँ पे मुझे कितने OH दिख रहे हैं, 3 OH दिख रहे हैं, इसीलिए इसके एन फैक्टर की वैल्यू कितनी है, 3 है। लेकिन H3PO3 का जब आप स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ऐसे बनेगा, डबल बॉन्ड OH, OH और H3PO3 ऐसे बनेगा। तो यहाँ पे कितने OH दिखे आपको, 2 ही दिखे, इसीलिए इसके लिए एन फैक्टर वैल्यू कितनी है, 2 है। और जब आप H3PO2 का बनाएंगे तो ऐसे बनेगा स्ट्रक्चर, OH, H और H। कितने OH दिखे आपको, एक ही दिखा, इसीलिए इसके लिए एन फैक्टर की वैल्यू कितनी है, 1 है। यहाँ पे H3PO3 के लिए पूछा है, इसलिए एन फैक्टर की वैल्यू 2 हो जाएगी। इसकी वैल्यू तो मुझे पता चल गई, और मोलैरिटी की वैल्यू उसने मुझे दे ही रखी है 0.3 m, कर दो 0.3 m, तो सॉल्व करोगे तो 0.6 आ जाएगा, हो जाएगा हमारा, है ना, 0.6 द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में कि इफ द मोलैलिटी ऑफ ए डाइल्यूट सॉल्यूशन इज डबल्ड, है कि कोई हमारे पास में डाइल्यूट सॉल्यूशन है और उसकी जो मोलैलिटी की वैल्यू है वो मैंने क्या कर दी, डबल कर दी, मैंने डबल कर दी। द वैल्यू ऑफ द मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, तो मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट यानी के एफ की वैल्यू के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, यहाँ से आपने ध्यान रखना है, चाहे के बी के बारे में पूछे चाहे के एफ के बारे में पूछे, या आप कह सकते हैं चाहे तो वो एबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट के बारे में पूछे या क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट के बारे में पूछे, तो ये क्या होते हैं, ये मोलैलिटी के ऊपर डिपेंड ही नहीं करते हैं, मोलैलिटी के ऊपर डिपेंड ही नहीं करते हैं। तो जब ये डिपेंड ही नहीं करते तो इसके ऊपर फर्क क्या पड़ेगा, ये तो अनचेंज रहेगा, इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव द सेम वैल्यू ऑफ वेंट ऑफ फैक्टर एज दैट ऑफ दिस, यानी कहता है कि इनमें से वेंट ऑफ फैक्टर की वैल्यू इसके जैसी किन की होगी। तो वेंट ऑफ फैक्टर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आयोटा से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका मतलब होता है कि नंबर ऑफ आयंस कितने मिल रहे हैं, नंबर ऑफ आयंस कितने मिल रहे हैं। तो देखो K4FeCN6 को अगर मैं पानी के अंदर डालूंगा, मुझे यहाँ पे 4 तो K पॉजिटिव के आयन मिलेंगे जो ये बाहर है, प्लस में एक मुझे ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड मिलेगा इस तरीके से FeCN6 4 नेगेटिव, इस तरीके से मिलेगा। तो टोटल आयन मुझे कितने मिले, 4 तो इसके मिल गया, एक ये है, तो टोटल आयन मिले 5, यानी आयोटा की वैल्यू कितनी है, 5 है। तो यहाँ पे देख लो 5 किसके लिए मिलेंगे, देखो AlCl3 के लिए कितने मिलेंगे, 3 तो क्लोरीन मिलेंगे, एक एल्यूमिनियम मिलेगा, इस केस में तो मुझे 4 ही मिल रहे हैं। इसमें देखोगे तो 3 तो देखो 3 तो NO3 मिलेंगे, एक एल्यूमिनियम मिलेगा, यानी इस केस में भी 4 मिल रहे हैं। इसमें देखो 3 तो OH मिलेंगे, एक एल्यूमिनियम, इसमें भी 4 मिल रहे हैं। इसमें देखो 3 तो सल्फेट मिल रहे हैं, 2 एल्यूमिनियम मिल रहे हैं, इसका मतलब इसमें 5 मिल रहे हैं। ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों के लिए ही क्या होंगी, आयोटा की वैल्यू सेम होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में
कि द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन कैन बी इंक्रीज्ड बाय। कहता है कि ऑस्मोटिक प्रेशर सॉल्यूशन का किससे इंक्रीज किया जा सकता है इनमें। तो ऑस्मोटिक प्रेशर का हमारा फार्मूला क्या होता था? हमारा फार्मूला होता था पाई इज इक्वल टू सी आर टी, यही होता था। यानी पाई इज इक्वल टू कंसंट्रेशन को कैसे रिप्रेजेंट करते थे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, एंड आर टी, है ना। तो देखो पाई जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो हम दो ही से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बढ़ा दें या वॉल्यूम को क्या कर दें, घटा दें, तभी ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा, है ना। तो यहाँ देखो क्या आपको वॉल्यूम कहीं पे दिख रहा है? या तो वॉल्यूम दिखेगा या मोल्स दिखेंगे आपको। तो देखो इंक्रीज द वॉल्यूम। अब देखो अगर आप वॉल्यूम इंक्रीज कर रहे हैं तो ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू तो कम होगी, लेकिन उसने पूछा है बढ़ानी है, ये तो गलत हो गया। नेक्स्ट कहता है इंक्रीज द नंबर ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल। तो अगर मैं सॉल्यूट के बढ़ाऊंगा तो ऑस्मोटिक प्रेशर की ऑटोमेटिकली बढ़ेगी, इसका मतलब सेकंड वाला क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। थर्ड में है डिक्रीज द टेम्परेचर, इससे कोई लेना देना ही नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आप दोनों फैक्टर को आप इग्नोर कर देंगे, इंक्रीज द नंबर ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स को प्रेफर करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में कि द मिक्सचर विच शोज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम द रोल्स लॉ। कहता है कि इनमें से पॉजिटिव डेविएशन कौन शो करेगा। मैंने आपको बताया था कि पॉजिटिव डेविएशन कौन कौन से शो करते हैं, जिनके अंदर एक तो आपको अल्कोहल दिखेगा, दूसरा आपको इथर प्लस बेंजीन दिख जाए, इथर प्लस बेंजीन दिख जाए। तो देख लो कौन सा दिख रहा है आपको। देखो इसमें क्या है, इथेनॉल प्लस एसीटोन, यानी अल्कोहल दिख रहा है, इसका मतलब यही पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। आगे देखो इन और टोलुइन, इसका मतलब ये कौन सा है, ये तो आइडियल सॉल्यूशन है। यहाँ देखो एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म, ये कौन सा है, ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन है। ये देखो क्लोरो इथेन और ब्रोमो इथेन, ये भी आइडियल सॉल्यूशन है, ये भी आइडियल सॉल्यूशन, क्योंकि सेम सेम वर्डिंग आ रही है। तो यहाँ पे उसने हमसे पूछा है पॉजिटिव डेविएशन, तो पॉजिटिव डेविएशन कौन सा है, केवल यही है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में इन वन मोलल सॉल्यूशन दैट कंटेन्स 0.5 मोल ऑफ ए सॉल्यूट देयर इज। कहता है एक मोल, तो मोलल, मोलल यानी मोललिटी दे दी उसने, एक मोलल, ठीक है। कंटेन्स 0.5 मोल ऑफ सॉल्यूट, यानी मुझे सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल दे दिए हैं 0.5। कहता है कि इसमें सॉल्वेंट कितना होगा, देखो सभी में सॉल्वेंट की अमाउंट पूछ रहा है। मोललिटी का फार्मूला लगा दो। मोललिटी का फार्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। लेकिन अगर ग्राम के अंदर सॉल्वेंट है तो मल्टीप्लाई में क्या करना पड़ता था, 1000 करना पड़ता था। मोललिटी की वैल्यू 1 दे रखी है, N2 की वैल्यू 0.5 दे रखी है, ग्राम ये मुझे निकालना है, सॉल्वेंट की अमाउंट तो मुझे निकालनी है, मल्टीप्लाई में 1000। अब देखो सॉल्वेंट वहां जाएगा, एक नीचे आ जाएगा, सॉल्वेंट की अमाउंट कितनी आई, सॉल्वेंट की अमाउंट आ जाएगी 0.5 मल्टीप्लाई में 1000 रह जाएगा, क्योंकि एक का तो कोई लेना देना ही नहीं है यहाँ पे लेके आओगे तो। इसको सॉल्व करोगे 5/10 में 1000, जीरो से जीरो कट गया, ये आ गया 500, यानी 500 ग्राम सॉल्वेंट आ जाएगा। करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या है, बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में कि इफ सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज NaCl एंड BaCl2 ऑफ इक्वल मोलैरिटी आर टेकन, तीनों की इक्वल मोलैरिटी है, तो ऑर्डर ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर विल बी। तो यहाँ पे इन तीनों में से ऑस्मोटिक प्रेशर सबसे ज्यादा किसका हो। तो देखो ऑस्मोटिक प्रेशर का फार्मूला क्या था, पाई इज इक्वल टू CRT, ये फार्मूला था। लेकिन यहाँ पे जब इस तरीके के क्वेश्चन आए तो हम क्या लगाते हैं, वहाँ पे आयोटा लगा देते हैं। आयोटा हमें करेक्ट जानकारी देता है, और आयोटा हम बताते हैं नंबर ऑफ आयन से रिलेटेड, ठीक है। तो यहाँ पे जिसके नंबर ऑफ आयन सबसे ज्यादा होंगे उसका ऑस्मोटिक प्रेशर सबसे ज्यादा होगा, है ना। तो ग्लूकोज का सबसे पहले आप आयोटा निकालें। ग्लूकोज कितने, देखो ग्लूकोज को अगर आप पानी के अंदर डालेंगे ना तो हमें क्या मिलेगा, ग्लूकोज का सॉल्यूशन ही मिलेगा। तो यहाँ पे आयोटा की वैल्यू क्या होगी, देखो बाद में कितने आयंस मिल रहे हैं, एक ही है क्योंकि ग्लूकोज सॉल्यूशन है। पहले कितने थे, एक ही है, तो 1/1 कितनी वैल्यू आ गई, एक आ गई, ग्लूकोज के लिए तो एक आ गई। NaCl के लिए जब आप आयोटा की वैल्यू निकालेंगे, इसको जब आप पानी में डालेंगे कितने आयन मिलेंगे, Na पॉजिटिव और C नेगेटिव। तो यहाँ पे आयोटा की वैल्यू कितनी होगी, देखो बाद में कितने आयन मिले, एक ये दो हो गए, और पहले कितने थे, एक, यानी एक ही कंपाउंड था, तो आयोटा की वैल्यू हो गई 2। BaCl2 के लिए निकालो, देखो BaCl2 को जब आप पानी के अंदर डालेंगे तो आपको एक तो Ba2 पॉजिटिव मिल जाएगा और 2 Cl नेगेटिव मिल जाएंगे। तो आयन कितने हुए, देखो एक तो Ba हो गया, 2 क्लोरीन हो गए, इसका मतलब आयोटा की वैल्यू आ जाएगी, बाद में 3 है पहले 1 था, 3 हो गई। तो जिसकी सबसे ज्यादा आयंस उसका सबसे ज्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर, तो सबसे कम किसका हो जाएगा, सबसे कम हो जाएगा ग्लूकोज का, फिर NaCl का, और सबसे ज्यादा होगा BaCl2। सबसे ज्यादा देख लो BaCl2 का किसके हैं, देखो इसमें है सबसे ज्यादा BaCl2, फिर NaCl और फिर ग्लूकोज।
ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में कि फॉलोइंग आर इक्विमोलर एक्वियस सॉल्यूशन, ये हमें कुछ सॉल्यूशन दिए गए हैं, ग्लूकोज, NaCl, बेंजोइक एसिड और Na3PO4। विच वन हैव द लार्जर ऑस्मोटिक प्रेशर, इनमें से सबसे ज्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर किसका। मैंने अभी अभी बताया कि ऑस्मोटिक प्रेशर का फार्मूला क्या था, ICRT, यही था। तो यहाँ पे हमने आयोटा की वैल्यू देखनी है सबसे ज्यादा किसकी होगी। तो देखो ग्लूकोज के लिए आयोटा की वैल्यू कितनी आएगी, आयोटा की वैल्यू एक ही आएगी। NaCl के लिए कितनी आएगी, देखो कितने आयन है, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, आयोटा की वैल्यू इस केस में कितनी होगी, 2 होगी। बेंजोइक एसिड देख लो, बेंजोइक एसिड का क्या फार्मूला होता है, देखो ये होता है अभी COOH, ये होता है बेंजोइक एसिड। तो अगर आप इनमें आयन देखेंगे ना, तो एक तो ये पूरा बेंजीन का होता है CO नेगेटिव और एक होगा H पॉजिटिव। तो यहाँ पे आयोटा की वैल्यू भी कितनी हुई, आयोटा की वैल्यू तो 2 ही हुई इस केस में भी। इस केस में देखो Na3PO4 में तो एक तो PO4 नेगेटिव होगा और 3 सोडियम के आयन होंगे। तो इसका मतलब यहाँ पे टोटल आयोटा की वैल्यू कितनी होगी, 4 होगी। सबसे ज्यादा आयोटा की वैल्यू इसके लिए है, तो इसी का सबसे ज्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर होगा, यानी Na3PO4 का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारे पास में, द मोलैरिटी ऑफ 4% NaOH सॉल्यूशन विल बी, हमसे पूछ रहा है मोलैरिटी, और मोलैरिटी का फार्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। लेकिन अगर ml में है तो मल्टीप्लाई में क्या करना पड़ता है, 1000 करना पड़ता है। N2 की वैल्यू कैसी होती है, गिवन मास यानी W2, मोलर मास यानी M2, और 2 लगा रहा हूँ, इसका मतलब क्या है, सॉल्यूट रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। मल्टीप्लाई में 1 में वॉल्यूम, मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। अब देखो उसने वैल्यूज क्या दे रखी हैं, तो 4% NaOH दे रखा है, इसका मतलब है कि 4 ग्राम ऑफ NaOH, 4 ग्राम ऑफ NaOH dissolved in 100 ग्राम ऑफ 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, इसका मतलब ये होता है भाई। ठीक है, यानी 100 ग्राम कह लो या 100 ml कह लो, ठीक है, वो तो इस यहाँ पे उसने दिया नहीं है कि किसके अंदर दे रखा है। तो यहाँ पे क्या पता चला मुझे कि 4 ग्राम तो उसने क्या दे दी, सॉल्यूट की अमाउंट दे दी, यानी W2 की वैल्यू कितनी है, 4 ग्राम है, तो यहाँ पे 4 हो गया। और जब NaOH का आप मोलर मास निकालेंगे तो ये कितना आता है, देखो 23 तो सोडियम का, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, जोड़ोगे तो 40 आ जाएगा, यानी M2 की वैल्यू यानी मोलर मास ऑफ सॉल्यूट कितना आ गया, 4। मल्टीप्लाई में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है, 100 है, 100 हो गया, और मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। देखो 2 जीरो से तो 2 जीरो कट गई, 1 जीरो से 1 जीरो कट गई, 4 एकम 4, यानी मोलैरिटी कितनी आ गई, 1 मोलर आ गई। देख लो यहाँ पे कहाँ है 1 मोलर, ये रहा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में कि ए सॉल्यूशन मेड बाय डिसॉल्विंग 40 ग्राम NaOH, यानी देखो ये मुझे सॉल्यूट की अमाउंट दे दी, W2 की वैल्यू दे दी 40 ग्राम, NaOH की अगर M2 की वैल्यू यानी मोलर मास निकालोगे तो ये कितनी आएगी, ये भी 40 आएगी, अभी भी निकाल के दिखाया मैंने। इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, और ये किसकी वैल्यू दे दी, ये मुझे वाटर की वैल्यू दे दी, यानी केवल सॉल्वेंट की वैल्यू दे रखी है, यानी W1 की वैल्यू दे दी है मुझे। ठीक है, अब उसने पूछा है कि आप यहाँ पे ये 1 मोलर सॉल्यूशन होगा या 1 नॉर्मल होगा या 1 मोलर होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आपने ये देखना है कि इसकी अमाउंट किसकी दी है, तो यानी इस पे यहाँ पे सॉल्वेंट की अमाउंट दे रखी है। और सॉल्वेंट किस केस में आता था, देखो अगर मोलैरिटी की बात करते तो मोलैरिटी में होता नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, तो यहाँ पे सॉल्यूशन की अमाउंट देनी चाहिए थी, लेकिन उसने सॉल्वेंट की अमाउंट दी है। सॉल्वेंट की अमाउंट किस में आती थी, मोलैरिटी में आती थी, मोलेलिटी में आती थी, में आती थी मोलेलिटी। इसका मतलब क्लियर है, मैं इसे सॉल्व भी नहीं करूंगा ना तो भी मेरा ऑप्शन सी आएगा, मोलल, मोलल मतलब मोलेलिटी। और अगर सॉल्व करना चाहते हो तो सॉल्व कर लो भाई। देखो मोलैलिटी का क्या फार्मूला होता था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट होता था, लेकिन इसने क्या किस में दे दिया, ग्राम में दे दिया, तो W1 मल्टीप्लाई में क्या कर दिया, 1000, ये तो गिवन हो गया। ठीक है, सॉल्वेंट की अमाउंट ग्राम में और मल्टीप्लाई में 1000 हो गया। N2 क्या हो जाएगा, गिवन मास बटे में मोलर मास हो गया, मल्टीप्लाई में 1 में W1, मल्टीप्लाई में हो जाएगा 1000। अब देखो W2 की वैल्यू कितनी है, 40 है, ठीक कर दी। M2 की वैल्यू सॉल्व करोगे, देखो कितनी आ जाएगी, 40 आ जाएगी, मल्टीप्लाई में 1 में W1 कितना है, तो सॉल्वेंट की अमाउंट कितनी है, 1000 है, 1000 मल्टीप्लाई में 1000 है, इसे काट दो, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, देखो एक पे कट गया, तो 1 मोलल ही आएगा भाई, सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं थी, सिर्फ क्वेश्चन से ही पता चल गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज 0.52 डिग्री सेल्सियस, कहता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट यानी डेल टीबी की वैल्यू दे रखी है 0.52 डिग्री सेल्सियस, वहन 6 ग्राम ऑफ कंपाउंड एक्स दे दिया और इसकी अमाउंट दे दी, और कंपाउंड एक्स को क्या कर रहे हैं हम, डिसॉल्व कर रहे हैं, इसका मतलब कंपाउंड एक्स क्या है, सॉल्यूट है, सॉल्यूट की अमाउंट दे दी 6 ग्राम।
यानी W2 की वैल्यू दे दी 6 ग्राम इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, और ये हमें क्या दे दी, सॉल्वेंट की अमाउंट दे दी, यानी W1 की वैल्यू दे दी 100 ग्राम, 100 ग्राम। फाइंड द मोलिकुलर वेट ऑफ X, यानी M2 की वैल्यू हमसे पूछ रहा है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट की वैल्यू हमसे पूछ रहा है। Kb की वैल्यू दे दी उसने वाटर के लिए, Kb की वैल्यू है 0.52 पर 100 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है। तो अब मुझे से पूछ रहा है वो मोलिकुलर वेट, ठीक है, ये वैल्यू मुझसे पूछ रहा है, और डेल टीबी की वैल्यू दे रखी है। इसका मतलब यहाँ पे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का फार्मूला लगेगा। तो मुझे पता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का फार्मूला होता था के बी इंटू मोलेलिटी, यही होता था। तो डेल टी बी इज इक्वल टू, जब मैं मोलेलिटी को सॉल्व करूंगा तो इसका फार्मूला क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व इन पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट और मल्टीप्लाई में, यही होता था। तो डेल टी बी का फार्मूला क्या बनेगा, के बी मल्टीप्लाई में N2 को कैसे लिख सकते हो, गिवन मास बाय मोलर मास, यानी W2 बाय M2 मल्टीप्लाई में 1000 और डिवाइड में आ जाएगा W1। तो मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है, M2 की, M2 को उधर ले जाते हैं, इज इक्वल टू डेल टीबी को नीचे ले आते हैं, तो ये हो जाएगा के बी मल्टीप्लाई में W2 मल्टीप्लाई में 1000 और डिवाइड में आ जाएगा W1, और मल्टीप्लाई में ये जो डेल टीबी है नीचे आ जाएगा डेल टीबी। अब इन सभी की वैल्यूज यहाँ पे पुट कर दो, तो देखो यहाँ पे कर लेते हैं, M2 इज इक्वल टू, के बी की वैल्यू कितनी है, के बी की वैल्यू दे दी 0.52 मल्टीप्लाई में W2 की वैल्यू कितनी है, देखो W2 की वैल्यू दे दी 6 ग्राम मल्टीप्लाई में 1000 यहाँ पे लिख लेते हैं, डिवाइड में W1 की वैल्यू कितनी है 100 ग्राम मल्टीप्लाई में डेल टीबी की वैल्यू कितनी है, डेल टीबी की वैल्यू 0.52 देखो 0.52 से तो ये कट गया है ना। देखो फर्दर क्या है, 2 जीरो से 2 जीरो ये कट गई, बचा क्या 6 मल्टीप्लाई में 10 बच गया, तो M2 कितना आ गया 60 आ गया भाई। यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में, द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए सॉल्यूशन of 9.43 ग्राम ऑफ MgCl2 in 1 किलोग्राम ऑफ वाटर इज, ठीक है, ये दे दिया उसने। तो हमसे पूछा क्या है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हमसे पूछने लग रहा है सॉल्यूशन, यानी मुझसे डेल टीबी की वैल्यू पूछने लग रहा है, ठीक है। और डेल टीबी का फार्मूला मुझे पता है क्या होता था, के बी मल्टीप्लाई में एम, यही होता था। लेकिन यहाँ पे अब समझो, यहाँ पे मुझे आयोटा इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। क्यों इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, जब भी आपको ऐसे आयनिक कंपाउंड दिखाई देते हैं, जैसे कहीं पे आपको NaCl दिख जाता, L2 दिख जाता, या AlCl3 दिख जाता, यानी जो डिसोसिएट हो सकते हैं, तो जो डिसोसिएट हो सकते हैं ना, उनके लिए ही हम आयोटा इंट्रोड्यूस नेगेटिव प्रॉपर्टी के अंदर। तो यहाँ पे मुझे आयोटा इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब मैंने आयोटा इंट्रोड्यूस कर दिया है, मुझे निकालना है डेल टीबी की वैल्यू। तो आयोटा यानी क्या होता है, नंबर ऑफ आयंस। तो MgCl2 के लिए कितने नंबर ऑफ आयंस होंगे, तो 2 तो क्लोरीन हो जाएंगे, 1 मैग्नीशियम हो जाएगा, तो इसका मतलब मुझे 3 आयन मिल गई मल्टीप्लाई में। Kb की वैल्यू उसने कितनी दे रखी है, देखो ये दे रखी है Kb की वैल्यू 0.52, ये हो गया मल्टीप्लाई में। मुझे निकालना क्या है, मोलेलिटी निकालनी। तो मैं यहाँ पे मोलेलिटी के लिए पहले तो फॉर्मूला अप्लाई करूंगा, देखो यहाँ पे कर लेता हूँ कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, अगर ग्राम के अंदर होगा तो मल्टीप्लाई में मुझे क्या करना पड़ेगा, 1000 करना पड़ेगा। m इज इक्वल टू N2 को कैसे लिखते हैं, गिवन मास बाय मोलर मास मल्टीप्लाई में 1000 और डिवाइड में आ जाएगा W1 इज इक्वल टू, गिवन मास क्या है सॉल्यूट का, देखो ये दे रखा है सॉल्यूशन के अंदर 9.43 ग्राम क्या कर रखा है, MgCl2 ले रखा है। तो W2 की वैल्यू आ गई 9.43 डिवाइड में मोलर मास क्या होगा, MgCl2 का मोलर मास निकाल लो भाई। कैसे निकालोगे, तो क्लोरीन का होता है 35.5, 2 मल्टीप्लाई में 35.5 हो जाएगा, और प्लस में मैग्नीशियम का कितना होता है 24 होता है ना। जब आप इन्हें सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी अप्रॉक्स 94.3 के समथिंग, ठीक है, ये हो जाएगा इनका मोलर मास। यहाँ पे थोड़ा मैग्नीशियम का मोलर मास हो सकता है, लेकिन करेक्ट जो मोलर मास होता है इसका 94.3 होता है, ठीक है, MgCl। तो यहाँ पे आ जाएगा 94.3 मल्टीप्लाई में 1000 और डिवाइड में W1 की वैल्यू कितनी है, देखो ये दे रखी है उसने 1 किलोग्राम ऑफ वाटर, 1 किलोग्राम का मतलब 1000 ग्राम ही होता है। देखो इससे तो ये कट गया, इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 0.1। तो ये वैल्यू हमारी किसकी आ गई, ये तो हमारी मोलेलिटी की वैल्यू आ चुकी है। अब इस मोलेलिटी की वैल्यू को हम कहाँ पुट कर देंगे, इसकी जगह पे पुट कर देंगे, तो हम पुट कर देते हैं 0.1, और जब हम इन सभी की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा 0.1, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में कि विच ऑफ द फॉलोइंग
will have the highest freezing point at 1 atmosphere। कहता है कि एक एटमॉस्फेयर के ऊपर हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट इनमें से किसका होगा। तो देखो सबसे पहले मैं यहाँ पे भी क्या करूंगा, यहाँ पे मैं आयोटा की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा। और यहाँ पे आपने एक बात ध्यान रखनी है कि जब आयोटा की वैल्यू बढ़ती है तो एक तो बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू बढ़ती है, बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू बढ़ती है, और दूसरा ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू भी बढ़ती है जब आयोटा की वैल्यू बढ़ती है। लेकिन जब आयोटा की वैल्यू बढ़ती है ना, तो जो हमारा फ्रीजिंग पॉइंट होता है, फ्रीजिंग पॉइंट होता है उसकी वैल्यू हमारी घटती है। ये बात आपने ध्यान रखनी है, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये देख लो, इसने क्या पूछा है, सबसे ज्यादा हाईएस्ट पूछा। इसका मतलब सबसे कम आयोटा की वैल्यू जिसकी होगी ना, उसका फ्रीजिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा। इसी बात है कि आयोटा फ्रीजिंग पॉइंट के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है भाई, फ्रीजिंग पॉइंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जब आयोटा की वैल्यू बढ़ेगी तो फ्रीजिंग पॉइंट की वैल्यू बढ़ेगी, और आयोटा की वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, तो बॉइलिंग पॉइंट के और ऑस्मोटिक प्रेशर के, इनके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो देख लेते हैं यहाँ पे, तो सबसे कम वैल्यू हमने देखनी है, तभी फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा होगा। तो इस केस में आयोटा की वैल्यू कितनी आएगी, NaCl के केस में, इस केस में तो 2 आएगी क्योंकि 2 आयन है, देखो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। शुगर सॉल्यूशन के केस में आयोटा की वैल्यू क्या रहती है, 1 रहती है। BaCl2 के केस में एक बैरियम हो गया, 2 क्लोरीन हो गया, यानी आयोटा की वैल्यू 3 आएगी। FeCl3 के केस में एक आयरन हो गया, 3 क्लोरीन हो गया, यानी आयोटा की वैल्यू 4 आएगी। सबसे कम किसके में आ रही है, शुगर सॉल्यूशन में, यानी इसी का सबसे ज्यादा फ्रीजिंग होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमसे क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग 0.06 मोलर एक्वियस सॉल्यूशन, कहता है कि 0.06 मोलरिटी हमें दे दी है एक्वियस सॉल्यूशन की, हैज द लोवेस्ट फ्रीज, यानी इनमें से सबसे कम फ्रीजिंग पॉइंट किसका हो। मैंने अभी अभी बताया कि आयोटा की वैल्यू आप देखो और फ्रीजिंग पॉइंट की वैल्यू क्या होगी, इनवर्सली हो। यानी अगर वो लोवेस्ट फ्रीजिंग पॉइंट की वैल्यू पूछ रहा है, इसका मतलब आयोटा की वैल्यू सबसे ज्यादा होनी चाहिए, है ना। तो सबसे ज्यादा देख लो आयोटा की वैल्यू किस में होगी, इसमें। तो के आई के केस में तो एक के हो गया, एक आई हो गया, यानी आयोटा की वैल्यू इस केस में हो जाएगी 2। इसमें देखो, एक सल्फेट हो गया, 2 पोटासियम हो गए, यानी आयोटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। इस केस में 3 सल्फेट हो गए, 2 एल्यूमिनियम हो गए, यानी आयोटा की वैल्यू 5 हो गई। में देखो, इसमें क्या है, ये तो ग्लूकोज है। देखो अब यहाँ पे फॉर्मूला कंफ्यूज करने के लिए दे दिया, ये ग्लूकोज ही है, और ग्लूकोज के लिए आयोटा की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो हमने क्या देखना है, लोवेस्ट वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो आयोटा की वैल्यू सबसे ज्यादा देखो, सबसे ज्यादा किसकी है, Al2SO4 का इसकी है, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन। तो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस, यहाँ पे हमारा जो सॉल्यूशन चैप्टर था कि हमने सारे ही कर लिए हैं जो हमारे BSc नर्सिंग और पैरामेडिकल कोर्सेज में पूछे जाते हैं, ठीक है। आशा है आपको सारे लेक्चर समझ में आए होंगे, इस लेक्चर्स भी आपने देखे होंगे। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगली वीडियो हमारी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री टॉपिक चैप्टर के ऊपर आएगी। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।